हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ व्हेन पीपल रिबल 1857 एंड आफ्टर, ये चैप्टर का फर्स्ट वीडियो रहेगा। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं उसमें जो है वो आपके पास ये चैप्टर जो है वो आ जाएगा, रिबिलियन ऑफ 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन जिनके पास न्यू बुक है उसमें ये चैप्टर जो है वो किस नाम से है, व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पिक्चर्स जो है वो यहाँ बताई हुई है। ये पिक्चर जो है या फिगर जो है वो क्या है, सिपॉइज एंड पीजेंट्स की है। सिपॉइज जो होते हैं उनको सिपाही बोला जाता है। जो ब्रिटिशर्स थे ना वो सिपाही नहीं बोल पाते थे, तो वो क्या करते थे, सिपाही वर्ड के लिए सिपॉय यूज़ करते थे। और पीजेंट जो थे वो क्या है, आपके किसान हो गए। ये सारे गैदर हुए हैं रिवॉल्ट के लिए, जो कि नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में जो था स्प्रेड हुआ था 1857 में। अब देखिए क्या है पॉलिसीज एंड द पीपल। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसकी क्या क्या नीतियाँ थी, क्या क्या पॉलिसीज थी, और लोग जो थे इस पॉलिसीज को किस तरह से ले रहे थे उसके बारे में यहाँ बताया है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, 1857 से पहले जो थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना वो क्या कर रही थी, रूल कर रही थी। वो इंडिया के अंदर ट्रेड करने आई थी, लेकिन जब उसने यहाँ की प्रॉस्पेरियस इस कंट्री को इतना प्रॉस्पेरियस देखा, यहाँ देखा कि इतने ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म की जा सकती है, एग्रीकल्चर यहाँ का अच्छा है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, 1857 से पहले जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी थी, और इसको जो था वो इंग्लैंड जो था वो फेवर कर रहा था। लेकिन 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ, तो रिवॉल्ट होने के बाद आपका जो इंडिया था इसके ऊपर पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल होने लगा। कंप्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने क्या किया, इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल जो था इस्टेब्लिश कर दिया। देन क्या हुआ, आपका जो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये पूरी तरह से अबॉलिश होगी, इसका नामो निशान नहीं रहा, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपना रूल जो था वो ब्रिटिश कंपनी जो थी वो अपना रूल जो था वो क्या करने लगी, चलाने लगी। अब यहाँ क्या बोला है, पॉलिसीज एंड द पीपल। तो प्रीवियस चैप्टर्स में आपने ये देखा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना उसने अपनी बहुत सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया था, और वो पॉलिसीज़ जो थी उस वजह से बहुत सारे लोग जो थे, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो थे वो अफेक्ट हो रहे थे। जैसे आपके किंग्स हो गए, क्यून्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, ट्राइबल्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, ये सब के सब एक तरीके से जो क्या हो रहे थे, उन ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी से अफेक्ट हो रहे थे। आपने ये भी देखा होगा पीपल जो थे वो किस तरह से उनकी पॉलिसीज़ को रेसिस्ट कर रहे थे, उनके एक्शन से वो हार्म हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो अपने बेनिफिट के लिए इन लोगों को क्या कर दी थी, इन लोगों के ऊपर पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर दी थी, और उन पॉलिसीज़ का इन लोगों ने जो था वो बहुत ही अच्छे से जवाब भी दिया था। जैसे मूवमेंट चलाई, रिवॉल्ट किए। अब वही चीज़ हम आगे देखेंगे। अब क्या है, नवाब लूज देयर पावर। नवाब जो थे, तो नवाब्स के बारे में आपको पता है, जैसे बंगाल का नवाब था, ठीक है, उसके बाद आपके बिहार का था। उसके बाद क्या है, नवाब क्या है आपका, नवाब जो है वो इक्वल टू राजा। जैसे राजा होते थे ना, किंग होते थे, उसी के इक्वल आप नवाब को भी बोल सकते हो। तो मिड 18 सेंचुरी की बात हो रही है कि नवाब और राजा जो थे ना उनकी पावर जो थी वो ख़त्म होते हुए दिख रही थी। उनकी अथॉरिटी जो थी, उनकी इज्जत जो थी, उनका सम्मान जो था, उनकी पावर जो थी वो क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशनड इन मैनी कोर्ट्स। रेजिडेंट्स कौन थे, जैसे कि समझ लीजिए ये एक राजा है, उसका ये क्या है, दरबार बिठाया हुआ। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा। अगर आप जोधा अकबर की बात करेंगे तो जैसे अकबर जो थे वो अपने दरबार में बैठते थे, और उनके बहुत सारे आगे चीफ जो थे, या बोल सकते हो उनके मिनिस्टर्स जो थे वो बैठते थे। उसी तरह से जैसे एक राजा है तो ये उसका दरबार है, बहुत सारे मिनिस्टर जो है वो बैठे हुए हैं। उन मिनिस्टर में से एक जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता था, पर्सन होता था, ठीक है। ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता था, ऑफिसर होता था। अब उसी को रेजिडेंट बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। रेजिडेंट जो थे वो बहुत सारे कोर्ट्स के अंदर उनको क्या कर दिया गया, बिठा दिया गया। और इस चीज़ से जो आपके नवाब थे, जो राजा थे, वो क्या हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो उनको क्या करते थे, उनको टोकते थे। उनकी हर जो ये रेजिडेंट्स थे ना, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, या बोल सकते हो ये जो पर्सन वो इम्प्लीमेंट करते थे कहाँ पे, अपने राजा के दरबारों में। तो वो जब भी राजा कोई बात बोलता था तो वो उनको क्या करते थे, अपनी बात उनके आगे रखते थे और उनको दबाने की कोशिश करते थे। तो इस वजह से जो नवाब थे और राजा थे वो अपनी पावर को क्या होते, उनकी पावर जो थी वो ख़त्म हो रही थी। बहुत सारे कोर्ट्स में रेजिडेंट्स को स्टेशन कर दिया, यानी कि बिठा दिया। जो रूलर्स की फ्रीडम थी, आज़ादी जो थी, उनको कम कर दिया। उन रूलर्स की जो आर्मी थी उनको ये मना कर दिया कि भाई अब आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते। अगर आपको आर्मी चाहिए तो वो आर्मी जो थी वो किसको किसको द्वारा दी जाती थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था।
देन उसके बाद जो उनका सोर्स था, यानी कि जो राजा जहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते थे या अपनी टेरिटरी जो भी वो लेते थे, उनसे उनकी टेरिटरीज और उनके रेवेन्यू का जो तरीका था उनको छीन लिया। यानी कि वो टेरिटरीज जो भी लेते थे तो वो टेरिटरीज को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या करती थी, अपने अंदर एनेक्स कर लेती थी, अपने साथ जोड़ लेती थी। तो इस तरह से वो क्या कर रही थी, उन नवाब्स और उन राजाज की पावर्स को क्या कर रही थी, खत्म कर रही थी, धीरे धीरे क्या कर रही थी, कम कर रही थी। बहुत सारी रूलिंग फैमिली जो थी ना, वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, कोऑपरेट कर लेंगे कंपनी के साथ, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को क्या कर सके, बचा सके। जैसे कि उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बताया कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की, वो चाहती थी कि कंपनी जो है वो उनके अडॉप्टेड सन को क्या मान ले, उत्तराधिकारी मान ले, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब जो झांसी की रानी थी, जब उनके मतलब हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो आपको पता है, जब एक राजा के आगे वंश को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उसके बेटे को आगे वंश पे मतलब राजगद्दी पे बिठा दिया जाता है, जब उसका फादर जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अब राजा जो थे, आपकी रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई का कोई भी अपना जो सन नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, एक सन को अडॉप्ट कर लिया और इन्होंने ब्रिटिश कंपनी से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनसे ये गुहार लगाई कि ये रिक्वेस्ट की कि भाई आप उनके उस अडॉप्टेड सन को उत्तराधिकारी मान ले। लेकिन जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने ऐसा नहीं माना। देन उसके बाद नाना साहिब जो हैं वो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजी राव सेकंड के। तो ये क्या हुआ, इन्होंने भी जो था, नाना साहिब ने जो था वो अपने ईस्ट इंडिया कंपनी से ये दरख्वास्त रखी, ये रिक्वेस्ट की कि उनके फादर की डेथ के बाद उनको पेंशन दी जाए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने ये कहने से मना कर दिया, उन्होंने ये चीज़ मानने से मना कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, वो बोलती थी कि भाई हम लोग सुपीरियर हैं, हम बहुत बड़े हैं, हमारे पास मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग जो है वो इनकी बातें क्यों माने। तो उन्होंने किसी की भी बात जो थी वो नहीं मानी। फिर उसके बाद क्या है, अवध जो था ये एक लास्ट टेरिटरी थी जिसको एनेक्स किया गया। ठीक है, 1801 में सब्सिडरी अलाइंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो सब्सिडरी अलायंस, जैसे कि अगर आप ब्रिटिश की बात करेंगे तो ब्रिटिशर्स का जैसे रूल आ गया, तो ब्रिटिशर्स के बाद जो राजा होते थे ना, ये उनकी सब्सिडरी अलायंस होती थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा रूल जो था वो ब्रिटिशर्स का माना जाता था, उसके बाद उस राजा का जो था वो रूल माना जाता था। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था लास्ट किसी लेसन में, सेकंड या थर्ड लेसन में। ठीक है, तो अवध जो थी ये लास्ट टेरिटरी थी जिसको एनेक्स कर दिया गया। 1801 में वहाँ पे सब्सिडरी अलायंस जो थी वो इम्पोज कर दी गई अवध के ऊपर, और 1856 में उस अवध को जो था, नॉर्थ इंडिया की स्टेट है ये, तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है ये, तो इस अवध को टोटली जो था वो अंग्रेज़ों ने अपने अंदर कर लिया 1856 में, यानी कि अपनी टेरिटरी के साथ क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी जो थे, उनने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो टेरिटरी है वो मिस गवर्न की जा रही है, और ब्रिटिश रूल जो है उसको ये ज़रूरत है कि वो इसकी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करे। दैट मीन्स उनका ये कहना था, जो डलहौजी जो थे, गवर्नर जनरल जो थे उस समय पे, उनका ये मानना था कि अवध की जो टेरिटरी है, यहाँ का जो राजा है, ये जो नवाब है, ये क्या कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मिस गवर्न कर रहा है। और ब्रिटिशर्स का ये है, ब्रिटिशर रूल जो है वो ये चाहता है कि उस वहाँ के एरिया को, उस टेरिटरी को क्या की जाए, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन दी जाए, ताकि लोगों का जो है वो बेनिफिट हो सके। देन उसके बाद क्या है, कंपनी जो थी वो ये प्लान करने लगी कि किस तरह से मुगल डायनेस्टी को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, क्योंकि मुगल डायनेस्टी जो थी वो बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी उस समय की। जो नेम था, द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। अब क्या हुआ, जो कंपनी कॉइन्स बनाती थी, आपको पता है कि जो पहले कॉइन्स वगैरह यूज़ होते थे, उन कॉइन्स के ऊपर मुगल रूलर्स के क्या होते थे, स्टैम्प मार्क होता था, उनका नाम लिखा होता था। तो जो मुगल किंग्स का नाम होता था कॉइन्स के ऊपर, कंपनी ने बोला कि भाई अब इनके नाम जो है वो कॉइन्स के ऊपर मिंट नहीं किया जाएंगे। 1849 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल जो डलहौजी थे, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद जो फैमिली है बहादुर शाह जफर की, वो रेड फोर्ट से बाहर आ जाएगी, उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, और दिल्ली के अंदर वो किसी और जगह पे जाके रहेंगे। ठीक है, जो मुगल डायनेस्टी के रूलर्स होते थे ना, वो रेड फोर्ट में क्या करते थे, अपना घर बना लेते थे, ठीक है, रहते थे। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो बहादुर शाह जफर है, इनकी डेथ के बाद जो उनकी फैमिली होगी, उनको वहाँ से निकलना पड़ेगा, रेड फोर्ट से निकलना पड़ेगा, और दिल्ली के अंदर वो और कहीं भी जाके क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। 1856 के अंदर क्या हुआ, गवर्नर जनरल कैनिंग जो थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर जो है वो लास्ट मुगल किंग कहलाएंगे, और उनकी डेथ के बाद कोई भी डिसेंडेंट, कोई भी वंशज जो है उसको किंग नहीं माना जाएगा। उनको सिर्फ जो है वो क्या बोला जाएगा, प्रिंस। राजा किसी को भी नहीं माना जाएगा, उनको जो है वो प्रिंस बोला जाएगा। देन अब उसके बाद आगे क्या बोला है, द पीजेंट्स एंड द सिपॉयज। अब किसान और जो सिपॉयज थे, इनका क्या रोल रहा, या इनका क्या जो कंडीशन थी उस समय पे, उनके बारे में बताया है। कंट्री साइड का मतलब होता है गाँव ग्रास के एरियाज। तो कंट्री साइड में जो पीजेंट्स और जमींदार थे, उनको बहुत ज़्यादा हाई टैक्स जो था वो पे करना पड़ता था, और रेवेन्यू कलेक्ट करने का मेथड जो था वो बहुत ही ख़राब था।
मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स वो होते हैं जो पैसा जो है वो किराए पे देते हैं या पैसा जो है वो उधार देते हैं। तो बहुत सारे लोग जो थे वो किसान जो थे, या आप बोल सकते हो वो क्या करते थे, अपना मतलब लोन जो था वो नहीं चुका पाते थे, वो मनी लेंडर्स को पैसे नहीं दे पाते थे, और ग्रेजुअली उनकी लैंड जो थी वो उनसे छीन ली जाती थी, जिनके ऊपर वो काफ़ी समय से क्या कर रहे होते थे, खेती बाड़ी कर रहे होते थे। ठीक है, जैसे एक लैंड है, उस लैंड पे उन्होंने क्या किया, एक मतलब मनी लेंडर से पैसा ले लिया। अब उस पैसा लेने के बाद उन्होंने खेती बाड़ी की, तो खेती बाड़ी जो हुई, जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन हुई वो अच्छे से नहीं हुई। तो अब जब वो अच्छे से नहीं हुई तो वो बिकेंगी भी नहीं, जब बिकेंगी नहीं तो पैसा कम आएगा। ठीक है, बिकेंगी इन द सेंस कि अगर क्रॉप की प्रोडक्शन कम होगी तो पैसा जो है वो कम आएगा। जब पैसा कम आएगा तो वो अपना पैसा जो है वो लोन पे नहीं चुका पाएगा। तो वो लोन तो ले लेते थे लेकिन इंटरेस्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लगता था, जिनको वो चुका नहीं पाते थे। और फिर इन रिटर्न क्या होता था, जो लैंडलॉर्ड्स थे या मनी लैंडर्स थे या ज़मींदार थे, वो उनसे उनकी ज़मीन ले लेते थे, जिनके ऊपर वो काफ़ी टाइम से क्या कर रहे होते थे, काम कर रहे होते थे। इंडियन सिपाहीज जो थे वो क्या कंपनी के अंदर जो थे वो क्या थे, उनको एम्प्लॉय किया गया था, और वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे उनसे, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जो थी, बहुत सारी उनको प्रॉब्लम जो थी वो फेस करनी पड़ती थी। देवर अनहैप्पी अबाउट देयर पे। उनको जो सैलरी वगैरह दी जाती थी वो बहुत कम दी जाती थी, अलाउंसेस जो थे वो उनको कम दिए जाते थे, और उनकी सर्विस की कंडीशन जो थी वो भी बहुत ख़राब थी। उनको जो है उनके साथ बदतमीज़ी वगैरह की जाती थी, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। कुछ न्यू रूल्स जो थे वो क्या किए गए, इम्प्लीमेंट किए गए, जो न्यू रूल्स थे ना, उनकी वजह से उन लोगों के, इंडियन पीपल्स के रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ और बिलीव्स को क्या होता था, हार्म होता था, हर्ट होता था। अब वो रूल्स क्या थे, जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ बताने की कोशिश की है कि क्या आप जानते थे कि उन दिनों में बहुत सारे लोग जो थे कंट्री के, उनका ये मानना था कि अगर वो समुंदर या ओशन जो है वो सी जो है वो क्रॉस करेंगे तो वो उनका अपनी रिलीजन और अपनी कास्ट जो है वो उनकी क्या हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी या भ्रष्ट हो जाएगी। ठीक है, ये उस समय की बात है। सो 1824 में क्या हुआ, जब सिपाहीज जो थे उनको बोला गया कि भाई आप बर्मा जाएंगे सी रूट के द्वारा टू फाइट फॉर द कंपनी के लिए, लड़ने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, उस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। और लेकिन क्या था, वो बर्मा जो था वो क्या किया जाता था, सी रूट से भी जाया जाता था और लैंड रूट से भी जाया जाता था। लेकिन अगर वो सी रूट से जाते तो वो जल्दी पहुंचते, लैंड रूट से रास्ता लंबा था, इसीलिए क्या किया गया, उन इंडियन सिपाहीज को बोला गया कि भाई आप सी रूट से जाएं ताकि आप वहां जाके कंपनी के लिए लड़ सकें। लेकिन बहुत सारे सोल्जर्स ने मना कर दिया, क्योंकि उनकी ये धार्मिकता थी कि अगर वो समुद्र क्रॉस करेंगे तो उनकी जात और उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बट वो बोल रहे थे कि हम सी रूट के द्वारा नहीं जाएंगे, हम लैंड रूट के द्वारा जाने के लिए तैयार है। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो बहुत सारे लोगों को पनिशमेंट मिली, और उनको जो था, एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन। लेकिन फिर भी जो ये इशू था ना, इसको ये मतलब इस अपना जो था फिर भी चलता रहा, फिर भी लोगों को जो था वो फोर्सफुली भेजा जा रहा था। 1856 में जो कंपनी थी उसने एक नया लॉ पास किया, और उसने ये बोला कि कोई भी नया पर्सन जो भी कंपनी की आर्मी के अंदर एम्प्लॉयड होगा, उसको ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि उसको जो है वो ओवरसीज के बाद जब उसको भेजा जाएगा तो उसको जाना पड़ेगा, वो किसी भी तरह की उनकी बातें जो है वो नहीं सुनी जाएंगी। सिपाहीज जो थे आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। सिपाहीज जो थे वो भी बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे जो भी गाँव ग्रास के एरियाज में जो हो रहा था। बहुत सारे उनमें से पीजेंट जो थे, उनकी फैमिली जो थी वहाँ पे रहती थी, और वो क्या करती थी, रिएक्ट करती थी उन सिपाहीज की इन कंडीशंस के ऊपर। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाहीज। सो जो ये जो पीजेंट्स का गुस्सा था, ये क्या होने लगा, सिपाहीज के अंदर जो था वो बढ़ने लगा। पीजेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या होने लगे, गुस्सा होने लगे सिपाही के अगेंस्ट, बिकॉज सिपाहीज जो थे वो उनसे अपनी बातें जो था वो मनवाना चाहते थे, और वो जो थे क्या करते थे, पीजेंट जो थे वो उनको बहुत गुस्सा आता था। देन उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स, क्या क्या बदलाव लाए गए और उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, इनके बारे में हम देखेंगे। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि इंडियन सोसाइटी जो है उसको उसके अंदर बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक जो था उस समय पे इंडिया जो था वो अंडर डेवलप्ड कंट्री थी। ठीक है, यहाँ पे ना ही एजुकेशन सिस्टम अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो कि मतलब अनप्रिडिक्टेबल थी, और ना ही मतलब सहन करने वाली नहीं थी। इसलिए ब्रिटिशर जो थे उन्होंने हमारी कंट्री के साथ बुरा भी बहुत किया, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी की। दैट्स वाई ये बोला गया कि क्या रिफॉर्म, उन जो बदलाव आए उनका, उन बदलाव के अंदर इंडियन पीपल्स का क्या रिएक्शन रहा। तो ब्रिटिशर्स का ये मानना था इंडियन सोसाइटी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, बहुत सारे लॉज पास किए गए ताकि सती सिस्टम की प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। नाउ व्हाट इज सती सिस्टम, आपने मे भी शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा। तो सती सिस्टम जो था ना, इसमें क्या हुआ था, क्या होता था कि जो वुमेन्स होती थी ना, जब उनका हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनको जिंदा जला दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म जो थे, वो रिफॉर्म मूवमेंट जो थी वो लाई थी। वो हम आगे जो आपका 6 या 7 चैप्टर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे।
देन उसके बाद ऐसे लॉज भी पास किए गए जहाँ पे विडोज़ को, जो विधवा औरतें होती थी, उनको वापस से शादी करने की इजाज़त दी गई। ठीक है, कई औरतें होती थी जिनके पति जो थे वो मर जाते थे और उन औरतों को जो था वो पूरी उम्र विधवा बन के रहना पड़ता था। तो लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज लाए ताकि उन विधवा औरतों को भी क्या किया जा सके, वो भी दोबारा शादी कर सके। इंग्लिश लैंग्वेज जो थी, एजुकेशन जो था, इसको क्या किया गया, प्रमोट किया गया, बढ़ावा दिया गया इसको। 1830 के बाद जो कंपनी थी उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलो कर दिया कि वो उस कंट्री के अंदर जो है वो फ्रीली घूम सकते हैं और अपनी लैंड प्रॉपर्टी को भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और उनकी अपनी लैंड प्रॉपर्टी भी हो सकती है। क्रिश्चियन मिशनरीज एक तरह की मिशनरीज होती थी जो प्रमोट करती थी अपने रिलीजन को, क्रिश्चियन धर्म को बढ़ाने की कोशिश करती थी, और इनका मेन मोटिव था कि ये लोगों को कन्विंस करके या लोगों को मतलब अपने रिलीजन के बारे में बताकर कन्वर्ट करवा सके, उनका रिलीजन जो है वो चेंज करवा सके ना। 1850 में क्या हुआ, एक नया लॉ पास किया गया जिसमें ये जो था वो बोला गया कि क्रिश्चियनिटी जो थी वो इजी, यानी कि कोई भी इंसान जो है अगर वो अपने मतलब मर्जी से अपने धर्म को कन्वर्ट करना चाहता है, यानी कि अगर हिंदू से क्रिश्चियन बनना चाहता है, मुस्लिम से क्रिश्चियन बनना चाहता है, सिख से क्रिश्चियन बनना चाहता है, तो वो इजीली बन सकता है। ठीक है, दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। ये लॉ जो था इसने ये भी परमिशन दे दी, इसने ये भी अलाउ कर दिया कि जो इंडियन जो है वो अपने अगर रिलीजन को या अपने धर्म से वो क्रिश्चियन धर्म में जाना चाहता है तो उनके जो पिता की या उनके दादा परदादाओं की जो प्रॉपर्टी होगी वो उनसे नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, इस लॉ के थ्रू जो था ये परमिशन जो थी वो उनको दे दी गई। बहुत सारे इंडियन जो थे वो ये फील करने लगे कि ब्रिटिशर्स जो थे वो उनके रिलीजन को क्या कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, उनके सोशल कस्टम्स को, रीति रिवाजों को, उनके ट्रेडिशनल तरीकों को जो है रहने के जो तरीके हैं उनको क्या कर रहा है, ख़राब कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू, लेकिन बहुत सारे इंडियंस भी थे, बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो क्या चाहते थे कि ये जो सोशल प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जा रही थी उस समय पे, इनको क्या किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इन प्रैक्टिसेस के बारे में, ये जो सोशल प्रैक्टिसेस थी जैसे सती सिस्टम हो गया, विडो रीमैरिज एक्ट हो गया, या फिर और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस, सोशल प्रैक्टिसेस थी जो कि उस समय पे परफॉर्म की जा रही थी जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर थे। तो बहुत सारे इंडियन जो थे वो भी चाहते थे कि इन चीज़ों को, इन सोशल प्रैक्टिसेस, इन सामाजिक सोशल इवल प्रैक्टिसेस को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या करेंगे, चैप्टर 7 के अंदर रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे एज वेल एज रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ये आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।